वो एक भूत की तरह था, एक फुसफुसाहट, एक ऐसा नाम जो पूरे कमरे को शांत कर सकता था। पाब्लो एस्कोबार, एक ऐसा नाम जिससे लोग डर से कांप जाते थे। उसने कोकेन से एक एम्पायर बनाया और क्रूर तरीके से शासन किया। उसका रीच कोलंबिया से भी बहुत आगे तक था। ये कहानी है पाब्लो एस्कोबार की, जो एक लेजेंड बन गया। कोलंबिया का रियो नेग्रो शहर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से एक लेजेंड पैदा हो। एंडीज माउंटेन्स के बीच बसा ये शहर उस चकाचौंध और ग्लैमर से कोसों दूर था जो आगे चलकर एस्कोबार की जिंदगी की पहचान बनी। 1949 में जन्मे पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया 7 बच्चों में तीसरे नंबर के थे। उनके पिता एक फार्मर थे जो अपने परिवार का गुजारा मुश्किल से चला पाते थे। उनकी माँ एक स्कूल टीचर थीं जिन्होंने उन्हें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझाई। लेकिन यंग पाब्लो के कुछ अलग ही एस्पिरेशंस थे। वो एम्बिशियस, चालाक और नेचुरल चरिज्मा से भरे हुए थे। लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे। मेदेलिन की गलियां, जहां वो टीनेज में अपने परिवार के साथ आकर रहने लगे थे, उनकी असली क्लासरूम बनी। उन्होंने छोटी-मोटी चोरियां करनी शुरू कर दी, कब्रिस्तान से टूम्बस्टोन्स चुराना और स्मगल्ड सिगरेट्स बेचना। ये पेटी क्राइम्स उनके लिए बस एक सीढ़ी ही थे, क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड की गहरी खाई में कूदने से पहले पानी चेक करने का तरीका। उनकी एम्बिशन की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें पावर, रिस्पेक्ट और सबसे बढ़कर वेल्थ की भूख थी। और उन्होंने ये सब पाने का रास्ता एक नए बढ़ते हुए मार्केट कोकेन में देखा। दुनिया अब उनका प्लेग्राउंड बनने वाली थी। 1970 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स में कोकेन का कंजम्पशन बढ़ने लगा। पाब्लो एस्कोबार ने अपने तेज बिजनेस एक्यूमेन से इस बढ़ते हुए मार्केट की पोटेंशियल को पहचान लिया। वो बस एक मामूली प्लेयर बनकर नहीं रहना चाहते थे। उनका मकसद तो किंगपिन बनना था। उन्होंने कई ट्रैफिकर्स को अपने साथ मिलाकर कुख्यात मेदेलिन कार्टेल बनाया। एफिशिएंसी और रूथलेसनेस उनके हथियार थे। एस्कोबार का एम्पायर तेजी से बढ़ने लगा। कोलंबिया के जंगलों में प्रोडक्शन से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स में स्मगलिंग रूट्स तक कोकेन ट्रेड के हर स्टेप पर उनका कंट्रोल था। अपने पीक पर मेदेलिन कार्टेल हर रोज यूएस में 15 टन कोकेन स्मगल कर रहा था। मुनाफा बहुत ज्यादा था, लगभग $420 मिलियन प्रति हफ्ते। एस्कोबार इतना अमीर बन गया था जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन वेल्थ की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। पाब्लो एस्कोबार का राज वायलेंस और फियर की नींव पर बना था। उसने हर उस इंसान को खामोश कर दिया जो उसके रास्ते में आया। जजेस, जर्नलिस्ट्स, पॉलिटिशियंस और बेगुनाह लोग। उसका मकसद बहुत सिंपल और खौफनाक था, पैसा या गोली। या तो ब्राइब ले लो या बंदूक का सामना करो। कोलंबिया की सड़कें खून से लाल हो गई थीं। शहरों में कार बॉम्ब्स फटते थे, असैसिनेशंस आम बात हो गई थी और देश एक भयानक नार्को वॉर में धंस गया था। एस्कोबार की रूथलेसनेस की कोई सीमा नहीं थी। वो हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, जिसमें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और यहां तक कि अवियांका फ्लाइट 203 को भी बॉम्ब करना शामिल था, जिसमें सवार सभी 110 लोग मारे गए थे। उसके आतंक के राज ने कोलंबिया की आत्मा पर एक गहरा घाव छोड़ दिया, जो बेकाबू एम्बिशन के भयानक कॉन्सिक्वेंसेस और ड्रग ट्रेड की विनाशकारी ताकत की याद दिलाता है। पाब्लो के दो चेहरे, रॉबिन हुड या क्रूर अपराधी। पाब्लो एस्कोबार एक विरोधाभासी व्यक्ति था। दुनिया के लिए वह एक क्रूर ड्रग लॉर्ड था जो अकल्पनीय हिंसा के लिए जिम्मेदार था। फिर भी मेडेलिन में उन्हें एक रक्षक के रूप में देखा जाता था, एक आधुनिक रॉबिन हुड। उसने गरीबों के लिए घर, स्कूल और अस्पताल बनवाए। वह एक करिश्माई व्यक्ति था जो उनकी दुर्दशा को समझता था। एस्कोबार ने अपनी पब्लिक इमेज को सावधानीपूर्वक बनाया। उसने दान दिया और सोशल स्कीम्स को फंडिंग किया। लेकिन उसका परोपकार वफादारी खरीदने के लिए एक सोची समझी चाल थी। यह उसके हाथों पर लगे खून से ध्यान भटकाने के लिए एक ट्रैप था। भाग 6, दीवारें बंद। एस्कोबार का शिकार। एस्कोबार का आतंक का शासन हमेशा के लिए नहीं चल सकता था। उसकी बढ़ती ताकत और बढ़ती हिंसा ने संयुक्त राज्य सरकार का ध्यान खींचा। एक टास्क फोर्स का गठन किया गया
कोलंबियाई अधिकारियों और अमेरिकी एजेंसियों, जिसमें डीईए और सीआईए शामिल हैं, के बीच एक संयुक्त अभियान। पाब्लो एस्कोबार की तलाश शुरू थी। पाब्लो का शिकार एक बिल्ली और चूहे का रेस था, जो वर्षों तक चला और अनगिनत लोगों की जान गई। एस्कोबार अपने मुखबिरों के विशाल नेटवर्क और कोलंबियाई ग्रामीण इलाकों के अपने नॉलेज के साथ हमेशा एक कदम आगे रहता था। उसने अधिकारियों को रिश्वत दी, न्यायाधीशों को धमकी दी और यहां तक कि अपनी ही शानदार जेल ला कैथेड्रल से भी भाग गया, जिसे उसने खुद डिजाइन किया था। लेकिन ऑलमोस्ट ऑल ऑप्शंस बंद हो रहा था। अधिकारियों के हाई प्रेशर, साथ ही ऑपोजिशन कार्टेल से लगातार खतरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। एस्कोबार, जो कभी लॉर्ड लगता था, तेजी से अलग थलग और पागल होता जा रहा था। भाग 7, एक किंगपिन की मौत, जस्टिस और एस्केप। 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार का लंबा और खूनी सफर आखिरकार समाप्त हो गया। उनकी मौत से जुड़े विवरण अभी भी विवादों में घिरे हुए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दावा किया गया है कि एस्कोबार को मेडेलिन में एक मध्यम वर्ग के पड़ोस में ट्रैक किया गया था और कोलंबियाई राष्ट्रीय पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। हालांकि कई लोगों का मानना है कि एस्कोबार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एनकाउंटर का सामना करने के बजाय अपनी जान ले ली। सिर में एक गोली का घाव माना जाता है कि सुसाइड था। ये एविडेंसेस इन अटकलों को हवा दी। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, पाब्लो एस्कोबार की मौत ने एक युग का अंत कर दिया। किंगपिन मर चुका था, लेकिन उसकी विरासत खत्म होने से बहुत दूर थी। भाग 8, स्थायी विरासत। एस्कोबार की छाया बड़ी है। पाब्लो एस्कोबार की कहानी एक कॉम्प्लेक्स और दुखद कहानी है। वह विरोधाभासों का व्यक्ति था, एक क्रूर अपराधी जिसे कुछ लोग लोकनायक के रूप में भी देखते थे। उनकी विरासत कोलंबिया और दुनिया पर एक लंबी छाया डालती रहती है। ड्रग व्यापार, जबकि उसकी मौत से काफी कमजोर हो गया, इस क्षेत्र को त्रस्त करना जारी रखता है, जो उसके द्वारा लगाए गए गहरे जड़ों का प्रमाण है। एस्कोबार का जीवन और मृत्यु एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। लालच, भ्रष्टाचार और आसान पैसे के आकर्षण के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है। उनकी कहानी मोहित और भयभीत करती रहती है। शांति की नाजुकता और महान अच्छे और अकथनीय बुराई दोनों के लिए मानवीय क्षमता की एक सख्त याद दिलाती है। मेडेलिन की सड़कें, जो कभी उसके शासनकाल से आतंकित थीं, अब पर्यटकों से भरी हुई हैं, जो कुख्यात ड्रग लॉर्ड के जीवन की एक झलक पाने के लिए उत्सुक हैं। उनकी कहानी को किताबों, फिल्मों और टेलीविजन शो में अमर कर दिया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पाब्लो एस्कोबार, वह व्यक्ति जिसे सम्मानित और निंदा दोनों किया गया था, की कथा आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी।